हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इससे पहले का जो थ्योरी पार्ट था उसमें हमने शेयर के फोर फीचर एंड फोर फीचर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी किया था। मीनिंग ऑफ फोर फीचर, रूल्स ऑफ फोर फीचर, प्रोसीजर ऑफ फोर फीचर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी एंड उससे रिलेटेड अकाउंटिंग का वर्क कैसे होता है ये हमने समझा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज री इशू ऑफ forfeited shares. Okay, so डेफिनेटली आफ्टर forfeiture ऑफ शेयर्स, जो forfeited शेयर्स होते हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। उसका जो डिफ़ॉल्टी शेयर होल्डर है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसे में कंपनी अगर चाहे तो दे कैन री इशू देयर शेयर्स इन द मार्केट। ओके, तो वो forfeited शेयर्स को वापस री इशू कर सकते हैं। री इशू करने की कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। दैट मीन्स अगर कंपनी चाहे तो forfeited शेयर्स को री इशू कर सकती है सम मूल्य पर, यानी एट पार, यानी फेस वैल्यू पर, एंड अगर चाहे तो प्रीमियम पर भी अपने forfeited शेयर्स को री इशू कर सकती है कंपनी। एंड इवन दीज forfeited शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट टू। ओके, यानी डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे या फेस वैल्यू पे, तीनों ही कंडीशन में कंपनी जो है चाहे तो forfeited शेयर्स को इशू कर सकती है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो forfeited शेयर्स होते हैं ये कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। कंपनी का राइट होता है इन शेयर्स पर। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग राइट टाइम पर शेयर्स को री इशू कर सकते हैं। ओके, उनका इतना राइट होता है। एंड इन शेयर्स को पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर या इवन डिस्काउंट पे भी री इशू किया जा सकता है। ओके, बट डिस्काउंट की जो कंडीशन है, जैसे नॉर्मल कंडीशंस में ही मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। हमारी कंट्री में इस पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। बट जो forfeited शेयर्स हैं, कंपनी उन forfeited शेयर्स को डेफिनेटली डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है। बट किसी भी कंडीशन में जो forfeited शेयर्स हैं उनकी वैल्यू जो अमाउंट forfeited अमाउंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, इट मीन्स कि forfeited शेयर्स पे जितना अमाउंट ड्यू था, यानी जितना अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ था, उतना उस अमाउंट से कम अमाउंट पे इन शेयर्स को री इशू नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स मान लो एक शेयर पे अगर 4 रुपीज़ रिसीव हो गए थे, 6 रुपीज़ रिसीव होना बाकी थे, तो किसी भी कंडीशन में इन शेयर्स को 6 रुपीज़ से कम पर री इशू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली कंडीशन है कि कोई भी कंपनी forfeited शेयर्स को अगर री इशू करती है तो कंपनी उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट दे सकती है जितना अमाउंट की रिसीव हो चुका था उन शेयर्स पर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का एक शेयर 4 रुपीज़ रिसीव होने के बाद जब्त किया गया, यानी 6 रुपीज़ अभी अनपेड हैं उस पर। तो जब री इशू किया जाएगा उस टाइम पर 4 रुपीज़ से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। ओके, और डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है उसे शेयर forfeited अकाउंट में इंटर किया जाता है के नाम से। ओके, तो जब यदि ओरिजिनली शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो री इशू के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को नहीं नोट किया जाएगा। बट बाय चांस अगर पहले के टाइम पर जो प्रीमियम का अमाउंट है, मेन अमाउंट, वो रिसीव नहीं हुआ
तो री इशू के टाइम पर प्रीमियम रिसीव होने की एंट्री की जाएगी। ओके, हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंट्री देख लेते हैं री इशू की कि क्या हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग, जब सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन हो या री इशू ऑफ शेयर्स एट पार, सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफिटेड शेयर्स री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसे भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन री इशू एट प्रीमियम। इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट जितना कलेक्ट हुआ है उतना प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में, और टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, नरेशन, फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। देन थर्ड कंडीशन हमारी कटौती पर पुनर्निर्गमन री इशू एट डिस्काउंट। इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट। तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट डेबिट में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो आ जाएगा। देन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो आ जाएगा, यानी री इशू के टाइम पे जो हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें जो फेस वैल्यू है टोटल शेयर की वो आ जाएगी। ओके, तो ये है तीनों कंडीशंस। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जब डिस्काउंट पर री इशू किया जाता है शेयर्स को, तो उस कंडीशन में शेयर फॉरफिटेड का जो अकाउंट है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, आपको ध्यान होगा कि हम जो अमाउंट शेयर्स पे हमें कलेक्ट हो जाता है हम उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एंड जब डिस्काउंट पे री इशू किया जा रहा है शेयर्स को, तो उस टाइम पे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पूंजी संचय खाते में हरण खाते का अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब अंशों को री इशू किया जाता है, शेयर्स को री इशू किया जाता है, तो उस टाइम में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अगर कोई रिमेनिंग बैलेंस बचता है तो उस टोटल बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, अगर टोटल शेयर्स री इशू नहीं किए गए हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करते टाइम हम प्रोपोर्शनल अमाउंट को कैलकुलेट करके और ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यानी जिस रेशो में शेयर्स को इशू किया गया है उसी रेशो में कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, होता है कई बार, जैसे कंपनी ने मान लो 1000 शेयर्स फॉरफिट किए, बट कंपनी ने टोटल 1000 शेयर्स को री इशू करने की प्लेस पे उनमें से 600 शेयर्स री इशू किए या 400 शेयर्स री इशू किए। तो जितने शेयर्स री इशू किए हैं उसी प्रपोर्शन में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से प्रपोर्शन निकाल के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने टाइम जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसे ध्यान दीजिएगा आप। उस टाइम हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडरेबल हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको एंट्री बताई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो जितने भी शेयर्स को री इशू किया जा चुका है उन पर जितना भी डिस्काउंट
का अमाउंट प्रोवाइड किया गया है, यानी जितना डिस्काउंट दिया है उतना अमाउंट घटाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उस अमाउंट को यहाँ हम इंटर करते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं उस टाइम पे जब्त किया हुआ जो अमाउंट है उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट नाम से क्रेडिट करते हैं। ओके, एंड जब शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू करते हैं एट दैट टाइम हम डिस्काउंट के अमाउंट को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट के नाम से, मतलब इसके नाम से हम डेबिट करते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वही अमाउंट यहाँ इस एंट्री में आएगा, यानी उतना ही अमाउंट ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट थिंग, फॉरफिटेड शेयर्स में से जितने शेयर्स को री इशू नहीं किया है उतने शेयर्स से रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो अमाउंट है उसे उसी अकाउंट में रहने दिया जाता है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि ओनली उन्हीं शेयर्स का जो बैलेंस है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिन शेयर्स को री इशू किया गया है। द शेयर्स विच आर नॉट री इशूड, उनसे रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो अमाउंट है, बैलेंस है, उसे उसी अकाउंट में यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहने देते हैं। इन फ्यूचर जब उन शेयर्स को री इशू किया जाएगा तो उनसे रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड का जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसिडरेबल पॉइंट इज़ जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है और जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, इन दोनों के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ओके, तो ये था थ्योरी पार्ट रिगार्डिंग री इशू ऑफ शेयर्स। 3 से 4 चीज़ें यहाँ आपको ऑलवेज कंसीडर करनी है, ध्यान रखनी है कि री इशू जो है वो किस कंडीशन पे है, री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम और री इशू एट डिस्काउंट। तीनों ही कंडीशन में एंट्रीज जो है डिफरेंट होगी। फेस वैल्यू पे री इशू होने की कंडीशन में नॉर्मल एंट्री होगी, प्रीमियम पर री इशू करने की कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा, एंड डिस्काउंट पर री इशू करने की कंडीशन में डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से डेबिट होगा। एंड आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो रिमेनिंग बैलेंस है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, दैट अमाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ कंसिडरेबल है, एज आई टोल्ड यू इन सम पॉइंट्स कि हमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, एंड तब हमें डिस्काउंट पे इशू किया है कि नहीं, ये सब कंसीडर करना होगा। ओके, होप सो आपको इस चैप्टर की थ्योरी का ये सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।